औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके लेक्चर का टॉपिक जो है वो एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज है और इसमें आज हम सीखेंगे कि एक्टिव सेंटेंस से पैसिवाइज और पैसिवाइज से एक्टिवाइज सेंटेंस किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं। आपके बोर्ड के पेपर्स की रिक्वायरमेंट में 5 मार्क्स से ये क्वेश्चन आना है और इसमें चॉइस नहीं होनी। 5 ही सेंटेंस देगा, 5 ही आपको करने होंगे। इसमें एक्टिव टू पैसिव भी हो सकते हैं और पैसिव टू एक्टिव भी हो सकते हैं। तो इसमें बेटे 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से आप दूसरा यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। नंबर 2 है यूज एप्रोप्रिएट या करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। और नंबर 3 है ऑलवेज use third form of verb and number 4 है use word by। most common लफ्ज by यूज किया जाता है, to यूज किया जाता है, sometimes through का वर्ड भी यूज किया जाता है, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। लेकिन ज्यादातर आप वर्ड by और to यूज करते हैं। ये 4 स्टेप्स हैं बेसिकली जो हमें इसमें ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। पहली बात यह है कि हमने फिक्रे में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है और ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना है। ये 4 पॉइंट्स बेटा जी आप इसमें नोट करें। नंबर 1 दोबारा बता रहा हूं, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा का मतलब ये ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। वो आपका सेंटेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वो आपको बताएगा कि यहां आप पैसिवाइज बनाने के लिए या एक्टिवाइज बनाने के लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। पैसिवाइज का कोई भी सेंटेंस होगा, जब आप पैसिवाइज कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अगर पैसिवाइज से एक्टिवाइज में जा रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो भी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज होगी। सब ऑब्जेक्ट लगाने से पहले यानी सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा रहे हैं उस वक्त आप बाय, टू या थ्रू वगैरह का वर्ड में से कोई एक यूज करेंगे। ये 4 स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व होने हैं आपकी एक्टिव टू पैसिवाइज सेंटेंस या पैसिव टू एक्टिवाइज सेंटेंस के लिए। क्लियर हो गया बेटा जी? ये 4 स्टेप्स नोट करने के बाद अब देखिए नेक्स्ट, अब पहला जो स्टेप है मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूं। कोशिश करूंगा कि ये 4 स्टेप्स आज आपके क्लियर हो जाए ताकि आपको एक्टिव टू पैसिवाइज की तरतीब जो है वो समझ आ जाए।
और इसमें जो आपका पहला पॉइंट है, आपको पता है कि आपका जो फिक्रा है उसमें जो तरतीब होती है, मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। जब आप अपने सब्जेक्ट को यहां से उठाएंगे, सब्जेक्ट आपके प्रोनाउंस जो हैं उनकी चार शक्लें होती हैं। आपके प्रोनाउंस की चार शक्लें होती हैं। एक सब्जेक्ट फॉर्म होती है, एक पोजेसिव फॉर्म होती है, और एक इसके साथ ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। और पोजेसिव की दो शक्लें होती हैं। अब फर्ज करें ही है, ही की पोजेसिव फॉर्म हिज है, दोनों, और इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होती है। जब आप अपने सब्जेक्ट को यानी ही को यहां से लेके इस जगह जाएंगे तो ये हिम बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहां शी है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाके ये हर बन जाएगा। अगर सब्जेक्ट आई है तो इधर जाके ये मी बन जाएगा। ठीक है। इधर अगर यू है तो ऑब्जेक्ट पे जाके यू बन जाएगा। ये अगर स्पेलिंग सेम है, साउंड सेम है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो यू है। इसकी यानी इसको आप कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। जब वर्ब के बाद जब भी आपका कोई भी प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। दे जब इधर जाएगा तो देम बन जाएगा। वी जब इधर जाएगा तो अस बन जाएगा। ठीक हो गया। पोजेसिव फॉर्म ये जो आप देख रहे हैं, हिज हो, आर हो, योर हो, देयर हो, ये जो पोजेसिव फॉर्म है ये सब्जेक्ट की जगह पे हो या ऑब्जेक्ट की जगह पे, इसकी ये वाली शक्ल नहीं बदलेगी। जैसे हमने ही को हिम में कन्वर्ट कर दिया, हिज और इसके साथ आने वाला कोई भी नाउन होगा, हिज बॉय है, हिज पेन है, हिज बुक है, जो भी हो, हिज के साथ, योर के साथ, देयर के साथ, हर के साथ हमेशा कोई ना कोई प्रोनाउन जरूर होगा। और जब आप वो सब्जेक्ट से उठा के, सब्जेक्ट वाली जगह से उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे तो वो वही रहेगा, उसको आप कन्वर्ट नहीं करोगे। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट फॉर्म दिया हुआ है तो आप उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे तो वो अशकाल बन जाएंगी। और अगर पोजेसिव फॉर्म चाहे ऑब्जेक्ट से उठा के आप सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट से उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लेके जा रहे हैं, इसके साथ आने वाला नाउन और ये खुद कभी भी तब्दील नहीं होंगे। इज इट क्लियर? ये पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन बाद हो जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। हिज हो, आर हो, योर हो, देयर हो, हर हो, माई हो, माई, इनके साथ कभी भी कोई भी प्रोनाउन होगा, सॉरी नाउन होगा लाजमी। माई अकेला नहीं होगा, हिज अकेला नहीं होगा, योर अकेला नहीं होगा। इनके साथ आने वाला कोई भी एक नाउन होगा। वो नाउन आपने इसके साथ उठाना है और उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना है। अगर ऑब्जेक्ट पे है तो सब्जेक्ट की जगह पे लेके आना, लेकिन इसको चेंज नहीं करना। इस तरफ जब आप आएंगे सब्जेक्ट फॉर्म को तो इसको आप ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हो गया पहला पॉइंट आपका, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। पॉइंट ज़हन में रखें, इसमें ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बदल दें, ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, वर्किंग उसकी वही है, चाहे आप उसको यहां खड़ा करें या वहां खड़ा करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है दूसरा, एप्रोप्रिएट या रीजनेबल हेल्पिंग वर्ब। ये आप लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितनी किस्म के होते हैं। इज एम आर है, वाज वर है, हैज हैव हैड है, शैल विल है, डू डज डिड है। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया। दूसरा पॉइंट है यूज एप्रोप्रिएट या
suitable helping verb, suitable helping verb। ये कौन बताएगा? ये आपके सेंटेंस में मौजूद फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बताएगी कि आपके सेंटेंस में जो फिक्रा इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है या फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है वो आपको बताएगी कि अब आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, और यहीं से आपको पता लगेगा कि फिक्रा एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक हो गया। अब उसके बाकायदा रूल्स है, असूल है, तरीकाकार है। वो क्या है कि अगर आपके पास नंबर 1 है कि अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, आप पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर में जब आप होंगे तो फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब जो देंगे वो इज, एम एंड आर होगा। थर्ड पॉइंट इसमें साथ साथ डिस्कस करते जा रहा हूं। आपको पता है कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है, तो लिहाजा दूसरे पॉइंट के साथ तीसरा पॉइंट क्या है कि हमने हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि आपके सेंटेंस में डू, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। आप कहते देंगे ये नहीं है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये दो कंडीशंस आपके पास होगी। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर हो तो आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज होना है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट विच इज कमिंग एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर वहां से आपका मी बाहर आ रहा है, जिसका मैंने आपको अभी प्रीवियस उसमें पीछे बताया भी कि आई जब मी की जगह पे जाएगा, मी वापस अपनी जगह पे आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो आई बन जाएगा। अब आई अपने साथ इज लगाना चाह रहा है, एम लगाना चाह रहा है या आर लगाना चाह रहा है, ये डिसाइड ये आई करेगा। आपने इज, एम, आर कब लगाना है? इन दो कंडीशंस की सूरत में लगाना, और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी दी हुई है आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 2, अगर सेंटेंस में इज, एम, आर उसने दिया हुआ है और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है यानी आईएनजी फॉर्म है, अब आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए यही इज, एम, आर ही यूज करेंगे, यही इज, एम, आर यूज करेंगे। और एक चीज का एडिशन होगा, ये आईएनजी फॉर्म जिसमें आपको पता है जी प्ले के साथ क्या लगा होता है? आईएनजी, प्लेइंग होता है। हमने चूंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है तो इस आईएनजी को खत्म करने के लिए आप बीइंग यूज करेंगे, फिर इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। समझ आ रही है? इस, एम, आर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म वो देता है तो अब आप पैसिव वॉइस में इज, एम, आर ही यूज करेंगे, और एक एडिशन होगा कि इस आईएनजी को पहले खत्म करना है, इसको खत्म करके बीइंग लगाएंगे। अब प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रह गई, इसको आप थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और याद रखिएगा एक बात, पॉइंट नोट कीजिएगा कि बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान कुछ नहीं आना चाहिए। बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान कुछ नहीं आना चाहिए। अब बाकी रह जाएगा आपका वो जो सब्जेक्ट जहां आप छोड़ के गए थे और आप हेल्पिंग वर्ब पे चले गए थे, आप सब्जेक्ट को उठा के आप उसके ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दें। बाय लगाएं, टू लगाएं, थ्रू लगाएं, वो पे डिपेंड। मोस्टली सेंटेंसेस में बाय यूज होना है, रेयर केसेस में टू और थ्रू वगैरह का यूज होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मेनली जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब का डिसाइड किसकी बेस पे कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब एंड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द सेंटेंस।
फिर उसी से हम डिसाइड करते हैं कि इसमें हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। और उसके बाद नंबर 3 पे देखिए, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब कोई भी सेंटेंस हो, उसमें हैज हैव दिया हो और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो, आप पैसिवाइज बनाने के लिए यही आप हैज हैव ही यूज करें। हैज हैव। हमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए? थर्ड। ऑलरेडी कौन सी फॉर्म है? थर्ड। इस थर्ड फॉर्म को मेंटेन रखने के लिए आप इसके साथ बीइंग का यूज करेंगे, BEEN, जिससे हमने ING खत्म करने के लिए बीइंग किया। इस थर्ड फॉर्म को वापस रखने के लिए हम वर्ड बिन यूज करेंगे और उसके बाद वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब उठा के वहां डाल दें। ऐसे नहीं कि यहां थर्ड फॉर्म है, आप नहीं, ये आपको एक किस्म का ना वो उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि थर्ड फॉर्म चूंकि हमें रिक्वायर्ड है और वो ऑलरेडी मौजूद है, लिहाजा इसको मेंटेन रखने के लिए आप ये बिन यूज कर रहे हैं। यहां भी वही बात है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बीइंग, जिस हम बीइंग के साथ आप थर्ड फॉर्म फौरन लगा रहे हैं, इसी तरह से बिन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान कुछ नहीं आना चाहिए और ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। आप इनको अलग नहीं कर सकते। आपने नॉट लगाना है, पहले लगाए, ठीक है। और इसी तरह से सब्जेक्ट जो भी, मतलब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि बीइंग और थर्ड फॉर्म, बिन और थर्ड फॉर्म के दरमियान कुछ नहीं आना। ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। इसी की ऑब्जर्वेशन को अगर आप जहन में रखें, यही आपका पास्ट टेंस बन जाएगा। अब यहां पास्ट टेंस में क्या होगा कि यहां डू डज की जगह क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा। लिसन, अब यहां डिड आ जाएगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इधर आपके पास सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, अब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वॉज एंड वर। आर यू फॉलोइंग? पहले था डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम उस वक्त हेल्पिंग वर्ब ले रहे थे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वो कहते नहीं, अब आपके पास डिड और फर्स्ट फॉर्म है, या डिड और फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप वॉज वर यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के साथ। इधर भी वही बात, अब इज एम आर की जगह क्या आ गया? वॉज वर। अब आपको समझ आ गई कि वॉज वर प्लस ING फॉर्म है, यहां हम क्या करेंगे? यही वॉज वर यूज करेंगे, बट चेंज क्या होगा? वही ING फॉर्म को खत्म करने के बीइंग और थर्ड फॉर्म। इधर जब आप आते हैं, आप कहते हैं कि ये पहले हैज अ प्लस थर्ड फॉर्म था, अब हम कहते हैं कि हैड है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, सेम कंडीशन, यही हैड यूज होने वाला है, ठीक हो गया। और हैड के साथ चूंकि थर्ड फॉर्म हैड के साथ लगी हुई है, हमें पैसिव के लिए भी हैड ही चाहिए, सो बिन और थर्ड फॉर्म फिर हम ऐड कर देंगे कि आपका पास्ट टेंस क्लियर हो गया। क्लियर? फ्यूचर टेंस में आ जाए, यही आपका जो कंडीशन है। अब वो कहता है जी शैल, विल, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं कैन, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं मे, क्योंकि ये सेम कंडीशंस जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप इसकी जगह क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यही शैल, विल, कैन, मे रहेंगे। शैल रहेगा, विल रहेगा, कैन रहेगा, मे रहेगा, बट इसके साथ भी आप बी यूज करेंगे। और यहां भी वही कहानी है कि बी और थर्ड फॉर्म के दरमियान कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया?
और यहां पर नेक्स्ट जो एक पॉइंट आपका आ रहा है, अब चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिवाइज नहीं होता, लिहाजा अब इसके बाद आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया। उसमें क्या होगा, शैल हैव, विल हैव, प्लस कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब पैसिवाइज में रहेंगे यही शैल हैव विल हैव रहेगा, शैल हैव एंड विल हैव। फिर क्या होगा, ये थर्ड फॉर्म हमें पैसिवाइज के लिए चाहिए, मौजूद भी है, हम क्या करेंगे, बिन लगाएंगे, वही बात, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो ये आपके टेंसेस की एक्टिव टू पैसिवाइज सारी हो गई। थोड़ी सी चेंजेस थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों ने फॉलो किया होगा। इसके बाद बच रह गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा। जो वही रिव्यू कर रहा हूं, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, चेंज द वॉइस के लिए बेसिकली 4 बातें हैं। नंबर 1, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। Number 2, use appropriate helping verb. Number 3, use by, to, through, etc. any word. And number 4, use the number 3 third form of verb. Number 4, by, to or other words. Any other word can be used. फिर मैंने आपको बताया कि हम हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था कि हेल्पिंग वर्ब हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों ने नोट की होगी कि जिस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है हम पैसिव वॉइस में मोस्टली वही रखते हैं, सिवाय 2 केसेस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें आपने डू, डज और डिड का इस्तेमाल देखा है। पैसिव वॉइस के अंदर ना डू यूज होता है, ना डज यूज होता है, ना डिड यूज होता है, बस उसमें आप इज एम आर और वाज वर यूज करते हैं। बाकी हर सेंटेंस में जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है पैसिव वॉइस में भी हम वही यूज करते हैं, बट एक लिटिल चेंज के साथ। अब जैसे शेल विल था तो हमने बी लगा के थर्ड फॉर्म बनाया है, इधर हमारे पास शेल हैव विल हैव था तो हमने बिन लगा के थर्ड फॉर्म लगाया है, और उधर आईएनजी फॉर्म थे तो बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगाया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का लेक्चर समझ आ गया होगा, एंड आई थिंक कि कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।